हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कक्षा 12वीं केमिस्ट्री के चैप्टर फर्स्ट के बारे में, और वो है सॉलिड स्टेट। इसकी कुछ वीडियोस मैं पहले अपलोड कर चुका हूं, उम्मीद है वो वीडियो आपने जरूर देखी होगी। और आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में जो आपको इस चैप्टर को आगे समझने में हेल्प करेगी। तो इसलिए ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी बेसिक टर्म्स है जो हमें आगे हेल्प करेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो है क्रिस्टल लैटिस, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्रिस्टल लैटिस, यूनिट सेल, पैरामीटर ऑफ यूनिट सेल, टाइप ऑफ यूनिट सेल। उसके बाद में देखेंगे 7 क्रिस्टल सिस्टम, 14 ब्रेवियस लैटिस, और उसके बाद में चर्चा करेंगे क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम के बारे में और जानेंगे इसके टाइप्स। तो ये है आपके आज के टॉपिक। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में। उम्मीद है वो वीडियो आपने देखी होगी। अगर नहीं देखी तो एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूँ क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड वो सब्सटेंस होते हैं जिसमें हर एक एटम एक प्रॉपर पैटर्न में अरेंज होगा, यानी कि एक जैसी व्यवस्था में क्या होते हैं, वो आपस में जुड़े होते हैं। और आपस में एक जैसी व्यवस्था से जुड़े होंगे तो क्या होगा, एक प्रॉपर ज्योमेट्रिकल शेप भी वो बना रहे होंगे। तो आपको समझ में आया क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं? जरा इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या है, जो एटम्स आपस में बॉन्डिंग करके देखो किस प्रकार एक प्रॉपर अरेंजमेंट बना रहे हैं, एक प्रॉपर ज्योमेट्रिकल शेप बना रहे हैं। तो क्वेश्चन अब ये है कि क्या सभी क्रिस्टलाइन सॉलिड ऐसी ही शेप बनाएंगे? तो उसी को आज समझना हमने इस वीडियो के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है क्रिस्टल लैटिस। तो क्रिस्टल लैटिस क्या होता है जरा समझिए। आप मार्केट में गए हलवाई के पास और वहां से मिठाई लेके लड्डू ले या रसगुल्ले ले, तो आपको बॉक्स में उसने क्या कर दिया, उनको पैक करके दिया। और उनका काम रोज क्या है, वो प्रोफेशनल तरीके से काम करते हैं। तो जितने भी रसगुल्ले थे उनका साइज एक जैसा था, साइज एक जैसा था, और बॉक्स भी प्रॉपर तरीके से उसने फिट कर दिया। बॉक्स में भी उनको प्रॉपर तरीके से फिट कर दिया, ऐसे लगा भी जैसे इस बॉक्स के लिए बने हो, ये ऐसा ही होता है ना। तो अब क्या है कि मान के चलो इस बॉक्स के अंदर हम इन रसगुल्लों को देखें तो ये क्या है, एक जैसे ऑर्डर में आपस में जुड़े हुए हैं। चाहे मैं यहां देखूं या यहां देखूं या यहां कहीं भी देखूं, इनकी जो अरेंजमेंट में दिखाई दे रही है ना, वो एक जैसी है। तो कहीं ना कहीं ये जो है ना, वो क्रिस्टलाइन सॉलिड का एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड को। क्लियर है ये बात? क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होता है, यही तो होता है भी, जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, ये इनको आप एटम मान लो सभी को। ये जो रसगुल्ले आपको दिखाई दे रहे हैं ये क्या है, एटम्स है। और ये क्या ना प्रॉपर एक ही अरेंजमेंट में आपस में जुड़े हुए हैं। तो यही क्या है क्रिस्टलाइन सॉलिड का एग्जांपल। ये है नहीं, लेकिन इससे हम समझ सकते हैं। अब जरा देखिए, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं ना, वो दो प्रकार के होंगे, एक तो 2D और एक 3D के बारे में हम चर्चा करेंगे। पहले 2D के बारे में बात करते हैं। जरा देखो, ये एटम्स है और ये क्या है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो एक जैसी है। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड को समझने के लिए हमें जरूरत है क्रिस्टल लैटिस की, और उसके बाद में हम चर्चा करेंगे यूनिट सेल के बारे में। तो सबसे पहले क्रिस्टल लैटिस को समझते हैं। क्रिस्टल लैटिस क्या होता है, एटम्स की अरेंजमेंट होती है, यानी कि जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे हमारे, जिनसे कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड बनता है, उनकी जो अरेंजमेंट होगी, उनकी अरेंजमेंट होगी, उसी को हम क्या कहेंगे, क्रिस्टल लैटिस कहेंगे। समझ में ये बात? अगर हम 2D में बात कर रहे हैं तो ये देखो, 2D का मतलब क्या है, 2 डायमेंशनल। अगर उसमें सिर्फ ही लेंथ है और क्या है, ब्रेड्थ है, तो वो क्या होगी आपकी 2D, 2 डायमेंशनल। अगर इसके ऊपर एक लेयर और आ गई, मान के चलो यही ले लेते हैं एग्जाम्पल हम, ये एक लेयर आपकी, अगर इसके ऊपर एक लेयर और लगा देंगे हम, तो वो क्या होगा, 3D अरेंजमेंट हो जाएगी। वो कुछ इस प्रकार की बनेगी। इसको आप कल्पना से समझिए, अपनी कल्पना शक्ति का उपयोग करोगे तो ये चैप्टर आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। इसमें और कुछ नहीं है। यानी कि मान के चलिए ये पहली लेयर थी और इसके ऊपर ये दूसरी लेयर आ चुकी है, एक लेयर इसके ऊपर और लगा देते हैं हम, ये तीसरी लेयर। तो कुछ इस प्रकार की जो अरेंजमेंट बनेगी वही सॉलिड्स में होती है, और इसी को हम क्या बोलेंगे, क्रिस्टल लैटिस कहेंगे। समझ में ये बात? अब इसको डेफिनेशन से समझने की कोशिश करते हैं। अब यहां अगर आप देखोगे तो ये देखो, अगर मैं इनको आपस में ऐसे ज्वाइन कर दूं तो ये क्या, एक रेक्टेंगुलर शेप बना रहे हैं, और ये भी अगर मैं ज्वाइन करूंगा तो ये भी एक जैसी शेप बनाएगा, इसके बराबर ये शेप बनेगी।
ये भी एक जैसी शेप बनाएगा। यहाँ पर हर पॉइंट पे हमें एक जैसा ही दिखाई देगा, एक जैसा पैटर्न हमें दिखाई देगा। वो क्या है आपका क्रिस्टल लैटिस। अब सबसे पहले देखते हैं 2D लैटिस। 2D लैटिस में क्या होगा, 2D और 3D में यही फर्क है, मैं आपको बता चुका हूं कि 2D में हम सिर्फ क्या करेंगे, लेंथ लेंगे और क्या लेंगे, ब्रेड्थ लेंगे। ये एक प्लेन में होंगे। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो भी कुछ इसी प्रकार की होगी। जरा देखिए, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, ये है 2D लैटिस की डेफिनेशन आपकी, कि जो रेगुलर अरेंजमेंट होगी किसकी, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की। ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं आपके, एटम, साइंस, मॉलिक्यूल्स, कुछ भी हो सकते हैं। इन ए प्लेन, एक प्लेन के अंदर, प्लेन में क्या होगा, लेंथ होती है और ब्रेड्थ होती है। तो एक प्लेन के अंदर जो रेगुलर अरेंजमेंट होगी हमारे जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनकी, तो उनको हम क्या बोलेंगे, 2D लैटिस बोलेंगे। क्लियर है ये बात। 3D में क्या होगा, यहां प्लेन की जगह एक वर्ड यूज करेंगे हम, 3D स्पेस। 3D स्पेस, जैसे ये रूम हमें दिखाई दे रहा है, यहां अलग अलग अरेंजमेंट होगी, उसको हम डायग्राम से समझेंगे आगे। तो अब जरा गौर कीजिए, ये जो एटम हमें दिखाई दे रहा है, हर एक जो पॉइंट है इसको हम नाम देते हैं लैटिस पॉइंट। इसको हम जानेंगे लैटिस पॉइंट के नाम से। ये नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हर एक पॉइंट जहां ये एटम पड़े हुए हैं इनको हम क्या कहेंगे, लैटिस पॉइंट। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक। ये है टाइप्स ऑफ 2D लैटिस। तो फर्स्ट वन है स्क्वायर। तो आपको ये जो दिखाई दे रही है अरेंजमेंट, ये क्या होगा, 2D लैटिस। और इसमें क्या है, ये पॉइंट जो हमने कनेक्ट कर दिए इसको हम बोलेंगे यूनिट सेल। ये क्या है, यूनिट सेल। यूनिट सेल के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। इसके बीच का जो एंगल है वो है 90 डिग्री। ये है रेक्टेंगुलर लैटिस। यहां ये अरेंजमेंट क्या है आपकी, रेक्टेंगुलर में बन रही है, रेक्टेंगुलर शेप बन रही है इसकी, रेक्टेंगुलर यूनिट सेल होगा ये, रेक्टेंगुलर यूनिट सेल। ये है पैरेललोग्राम। इसमें क्या ना, पैरेललोग्राम की स्ट्रक्चर बन रही है यूनिट सेल की, तो इसलिए इसको बोल दिया पैरेललोग्राम लैटिस, यानी कि अलग अलग शेप के अकॉर्डिंग हम इनको नाम दे रहे हैं। ये है रोम्बिक। ये हम इसको कह सकते हैं रेक्टेंगुलर, और इसमें क्या होगा, एक सेंटर में एक पॉइंट यहां दिया होगा, इसको बोलेंगे रोम्बिक। तो इसमें एक पॉइंट देखो सेंटर में दिया हुआ है। ये है हेक्सागोनल। तो हेक्सागोनल टाइप स्ट्रक्चर बन रही है, जरा देखो इसमें। तो ये है आपके 2D लैटिस। आइए अब देखते हैं यूनिट सेल क्या होता है, और इसको हम डिस्कस कर रहे हैं अभी 2D के अंदर, और आगे 3D में भी डिस्कस करेंगे। लेकिन 2D में इनको डिस्कस करने का मतलब ये है कि आपको 3D में ये आसानी से समझ में आ जाए। तो देखो यूनिट सेल, एक एग्जाम्पल लेते हैं जो अभी हमने ड्रॉ किया था। पैरेललोग्राम लैटिस। ये है एक पैरेललोग्राम लैटिस, और इसमें हमने क्या कहा था कि ये जो है हमें पॉइंट दिखाई दे रहा है, ये जो अरेंजमेंट में दिखाई दे रही है, पैरेललोग्राम जो स्ट्रक्चर में दिखाई दे रही है, इसको हमने क्या कहा था, ये क्या है, एक यूनिट सेल। अब इसी के बेस पे हम समझते हैं यूनिट सेल क्या होता है। जैसे कोई दीवार है, उस दीवार में सबसे छोटी यूनिट क्या है, ये बताओ आप। कोई भी दीवार बनाते हैं हम, तो उसमें स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होगी, ईंट। ईंट के ऊपर ईंट जोड़ते जाएंगे और वो दीवार खड़ी हो जाएगी, और उसी दीवार से हम आगे क्या कर लेते हैं, पूरा महल बना लेते हैं, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर लेते हैं। लेकिन उसकी जो बेसिक यूनिट है वो क्या थी, वो ईंट थी। इस ईंट को आगे से आगे जोड़ते गए हम, ऊपर नीचे दाएं बाएं चारों तरफ, जिससे क्या हमारे पास क्या बनती गई, पूरी दीवार। और उस दीवार से पूरा मकान, मकान से पूरा बंगला बन गया, कुछ भी बना लो आप उससे। तो लेकिन उसमें बेसिक यूनिट क्या थी, ईंट थी। वैसा ही कुछ यूनिट सेल होता है। यूनिट सेल क्या होता है, स्मॉलेस्ट पार्ट होगा, ये स्मॉलेस्ट पार्ट होगा किसका, क्रिस्टल लैटिस का, जिसको हम दाएं बाएं कैसे मर्जी रिपीट करते चलेंगे, जिसको बार बार रिपीट करने से क्या होगा, हमारे पास क्या तैयार हो जाता है, पूरा क्रिस्टल लैटिस तैयार हो जाएगा। कैसे, जरा समझिए। यही उठा लेते हैं हम, ये है हमारे पास यूनिट सेल। अब इस यूनिट सेल को मैं आगे बढ़ा देता हूं, तो यहां आपको क्या दिखाई दे रहा है, एक यूनिट सेल और जनरेट कर दिया, नेक्स्ट एक यूनिट सेल और जनरेट कर देते हैं, इसके ऊपर यूनिट सेल और जनरेट कर देते हैं उसी साइज की, जिस साइज का ये है। तो इससे क्या होगा,
हमारे पास पूरे का पूरा आपको दिखाई दे रहा होगा, ये पूरे का पूरा क्रिस्टल लेटिस प्रिपेयर हो रहा है। यानी कि बार बार एक यूनिट सेल को रिपीट करने से अब आपको पता लग गया होगा यूनिट सेल क्या होता है। बिल्कुल स्मॉलेस्ट पार्ट होता है किसका, एक क्रिस्टल लेटिस का, जिसको हम दाएं बाएं ऊपर नीचे हम क्या करेंगे, बार बार रिपीट करेंगे, जिससे हम क्या प्रिपेयर कर सकते हैं, पूरे का पूरा क्रिस्टल लेटिस प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये है आपका यूनिट सेल, ये है क्रिस्टल लेटिस इन 3 स्पेस। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये अरेंजमेंट आपको दिखाई दे रही होगी। जैसे मैंने आपको बताया था कि एक मिठाई का डिब्बा है हमारे पास, उसमें रसगुल्ले पड़े हुए हैं। अगर उसके ऊपर दूसरी लेयर हम रख देंगे तो जो अरेंजमेंट बनेगी वो क्या बनेगी, 3D बनेगी। तो यहाँ अगर गौर कीजिए आप, ये पहली लेयर है, ये सेकंड लेयर है और ये है थर्ड लेयर, यानी कि 3 लेयर हमने यहाँ पर जनरेट की है। और एक लेयर में कितने एटम्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो ये जो पूरी की पूरी अरेंजमेंट यहाँ बनी है, इसको हम क्या बोलेंगे, क्रिस्टल लेटिस बोलेंगे। क्या है ये, क्रिस्टल लेटिस। तो अब देखिए, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, यानी कि रेगुलर अरेंजमेंट किसकी, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की, ऑफ ए क्रिस्टलाइन सॉलिड इन 3D स्पेस, यानी कि 3D स्पेस में क्रिस्टलाइन सॉलिड के जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है उनकी रेगुलर अरेंजमेंट को हम क्या कहेंगे, क्रिस्टल लेटिस बोलेंगे। तो इसको आप नोट कर लीजिए। अब ये जो आपको यहाँ ब्लू पोर्शन दिखाई दे रहा है, ये जो बॉक्स दिखाई दे रहा है ब्लू कलर में, इसको हम कहेंगे यूनिट सेल। ये क्या है, यूनिट सेल। अगर 2D में हम बात करते हैं तो 2D में क्या था, देखो ये जो एक लेयर है, इस लेयर में ये जो स्ट्रक्चर बन रही थी, इतनी अलग मार्कर यूज करते हैं, ये जो स्ट्रक्चर बन रही थी इसको हमने नाम दिया था यूनिट सेल। लेकिन 3D में क्या है, इसके साथ एक लेयर हम और ऐड करेंगे, इनके बीच में भी तो आपस में बॉन्डिंग होगी। तो ये कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर बनेंगे। इसको मैं यहां ड्रॉ करता हूं, देखना जरा गौर से कैसे ड्रॉ किया जाता है। ये है आपका यूनिट सेल। अब ऐसे यूनिट सेल को हम बार बार रिपीट करते जाएंगे। जरा गौर करो, इस यूनिट सेल को मैंने उठा के इधर रख दिया, फिर मैंने ऊपर रख दिया, इधर रख दिया, और बैक साइड में एक लेयर और तैयार कर दी ऐसे। तो हमारे पास कंप्लीट क्रिस्टल लेटिस तैयार हुआ कि नहीं हुआ, हो गया यहाँ पर। तो यही क्या है, प्रॉपर इसको क्या बोलेंगे हम, यूनिट सेल। और ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, लेटिस पॉइंट। ये क्या होगा, लेटिस पॉइंट। तो उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा आपको क्रिस्टल लेटिस किसे कहते हैं। रेगुलर अरेंजमेंट होगी किसकी, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की इन 3D स्पेस। 3D स्पेस में रेगुलर अरेंजमेंट आप देख पा रहे होंगे, इक्वल डिस्टेंस पे ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक प्रॉपर ज्योमेट्री बना रहे हैं। यहाँ पर ये क्यूबिक ज्योमेट्री बना रहे हैं। इसके अलावा और काफ़ी सारी मतलब टाइप्स ऑफ है यूनिट सेल, उनको भी हम आगे डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ यूनिट सेल के अंदर। लेकिन अभी आपको यही समझना है कि क्रिस्टल लेटिस क्या होता है, तो क्लियर हो गया। और यूनिट सेल क्या होता है, ये है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिस्टल लेटिस। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो इसमें क्या बताया गया, वही सिंपल पॉइंट जो अभी हमने डिस्कस किए हैं। तो हमने क्या डिस्कस किया कि ये जो पॉइंट होता है इसको हम जानते हैं लेटिस पॉइंट के नाम से। इसको हम क्या कहते हैं, लेटिस पॉइंट। ये सारे के सारे क्या है, लेटिस पॉइंट्स है। इनको हमने क्या किया, लाइन से ज्वाइन कर दिया, एक स्ट्रेट लाइन से इनको क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया, जिससे हमारे पास ये शेप बन के सामने आ गई। अगर लाइन ना होती तो ये कुछ इस प्रकार का दिखाई देना था हमें। तो उससे हमें इसकी शेप का नहीं पता लगना था। लेकिन जब हमने इसको लाइन से ज्वाइन कर दिया तो उसके बाद में हमें प्रॉपर शेप पता लग गई। तो डिस्कस करते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक। देखिए, ईच पॉइंट इन क्रिस्टल लेटिस इज कॉल्ड लेटिस पॉइंट, यानी कि एवरी पॉइंट इन क्रिस्टल लेटिस इज कॉल्ड, क्या कहेंगे उसको, लेटिस पॉइंट कहेंगे। सेकंड क्या कहता है, ईच पॉइंट इन ए क्रिस्टल लेटिस रिप्रेजेंट वन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल विच मे बी आयन, एटम और मॉलिक्यूल। ये हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं इसके बारे में। यानी कि ये सारे के सारे क्या है, एटम्स है या मॉलिक्यूल्स है या आयन्स है, जिनसे ये सॉलिड बना है। ये क्रिस्टलाइन सॉलिड जिससे बना है ये वो है सारे के सारे।
उसके बाद में द 3D अरेंजमेंट ऑफ लेटिस पॉइंट रिप्रेजेंट ए क्रिस्टल लेटिस, यानी कि ये जो 3D अरेंजमेंट है इन लेटिस पॉइंट्स की, उसको हम क्या कहेंगे, क्रिस्टल लेटिस। ये आपका थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है। फोर्थ वन और लास्ट वन क्या कहता है, लेटिस पॉइंट्स आर ज्वाइंड बाय स्ट्रेट लाइन, यानी कि इन लेटिस पॉइंट्स को हम स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर रहे हैं। उसके बाद में क्या होगा, टू ब्रिंग आउट द ज्योमेट्री ऑफ द लेटिस, जिससे हमारे पास इसकी ज्योमेट्री यानी कि इसका आकार, इसकी शेप हमारे सामने आ रही है। तो ये है आपके कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्रिस्टल लेटिस। तो ये है यूनिट सेल की डेफिनेशन, नोट कीजिए इसको। द स्मॉलेस्ट 3 डायमेंशनल पोर्शन ऑफ ए स्पेस लेटिस, यानी कि स्पेस लेटिस का स्मॉलेस्ट पोर्शन है ये, जिसको हम क्या करेंगे, विच वन रिपीटेड ओवर एंड अगेन इन डिफरेंट डायरेक्शंस, जिसको हम क्या करेंगे, बार बार अलग अलग डायरेक्शंस में रिपीट करके कंप्लीट स्पेस लेटिस की फॉर्मेशन करेंगे या क्रिस्टल लेटिस की फॉर्मेशन करेंगे। तो उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिट सेल। इसके बारे में हम चर्चा पहले कर चुके हैं। और ये जो आपको ब्लू कलर में दिखाई दे रहा है, ये क्या एक यूनिट सेल है। इसी को हमने बार बार रिपीट किया है, जिससे हमारे पास ये क्रिस्टल लेटिस की फॉर्मेशन हुई है। अब इसको डिफाइन करने के लिए यूनिट सेल को हमारे पास 6 पैरामीटर्स है। कौन कौन से पैरामीटर्स है, द डायमेंशंस अलोंग द एजेस, एज ए बी सी। अब इस यूनिट सेल मैं यहां ड्रॉ कर लेता हूं एक छोटा सा यूनिट सेल। अब इसमें क्या है, 3 एजेस होते हैं। किसी भी यूनिट सेल में 3 एज होंगे, एक तो लेंथ, एक ये ब्रेड्थ और एक इसकी हाइट होती है। अगर इसमें बात करें तो देखो, ये लेंथ हो गई, ये हाइट हो गई, और ये जो साइड होगी वो क्या होगी, इसकी ब्रेड्थ होगी। इन्हीं को हमने नाम दे दिया ए, बी और सी। ये 3 एजेस क्या होंगे इसके, ए बी सी होंगे। ये इक्वल हो भी सकते हैं और इक्वल नहीं भी हो सकते। उसके बाद में एंगल्स अल्फा, बीटा और गामा। अब क्या है कि ये जैसे साइड है, इस एज और इस एज के बीच में जो एंगल है उसको हम लिख सकते हैं गामा। ये एंगल होगा अल्फा और ये एंगल हम कह सकते हैं बीटा। यानी कि अलग अलग एजेस के बीच में, यानी कि 2 एजेस है, उनका जो पेयर बन रहा है, उनके बीच में जो एंगल होंगे उसी को हम क्या कहेंगे, अल्फा, बीटा और गामा। ये एंगल 90 डिग्री पर भी हो सकते हैं और हो सकता है इससे कम ज़्यादा भी होंगे, वो हम आगे चर्चा करेंगे। तो इन 6 पैरामीटर्स के बेस पे हम क्या करेंगे, इस यूनिट सेल के कैरेक्टरिस्टिक को डिफाइन करेंगे। तो नोट कर लो। अब हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स। तो इसको हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया। फर्स्ट वन है प्रिमिटिव यूनिट सेल्स और सेकंड है नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल्स। तो देखिए क्या होंगे, तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। काफ़ी सिंपल से टॉपिक और काफ़ी इंटरेस्टिंग से टॉपिक आने वाले हैं आगे। तो इसमें फर्स्ट वन है प्रिमिटिव। तो कई बच्चों को दिक्कत होती है यूनिट सेल ड्रॉ करने के अंदर भी, कैसे ड्रॉ करेंगे। तो उसका आपको मेथड बता रहा हूँ, जरा गौर करिएगा। हमारे पास 3 एक्सिस होती है, देखो, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। ये आप इजीली ड्रॉ कर सकते हो। अब इन्हीं को हमने आगे बढ़ा लेना है, ऐसे इन्हीं को हम क्या करेंगे, आगे बढ़ा देंगे। अब देखो, इसके पैरेलल ये लाइन और इसके पैरेलल ये लाइन आएगी, ये आप स्केल से इजीली बना सकते हो। उसके बाद में इसके पैरेलल ये लाइन, इसके पैरेलल ये लाइन आएगी। इनकी जो आमने सामने वाली जो लाइन्स है वो एक दूसरे के पैरेलल होती है हमेशा ही। अब ये देखो, ये जो लाइन आ रही है ऐसे पैरेलल आएगी और इसके पैरेलल हम ये लाइन ड्रॉ कर देंगे। क्लियर है। तो इस प्रकार आपका ये एक यूनिट सेल बन चुका है। यहाँ ये बाकी लाइन्स आप इरेज कर दो। ये क्या बन चुका है, एक यूनिट सेल। अब इसके अंदर का जो पोर्शन है इंटीरियर, यानी कि इसका, वो भी हम शो कर सकते हैं। इस लाइन के पैरेलल आएगी ये लाइन, पहले इनको मिला देते हैं ऐसे। ये बन चुका है आपका यूनिट सेल। और भी एक मेथड है इसको बनाने का, जिनको ये बनाना था कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो को स्किप कर सकते हो वो, लेकिन जिनको दिक्कत है वो इसको सीख लें। इस प्रकार आप इसको बनाओगे। यानी कि पहले हमने क्या करना है, 2 बॉक्स इस तरह ड्रॉ करेंगे, उसके बाद में इनके कॉर्नर्स को ऐसे ज्वाइन कर देना है। ये बन गया आपका एक यूनिट सेल। तो अब हम बात करें प्रिमिटिव के बारे में। प्रिमिटिव वो होते हैं जिसमें जो एटम्स होंगे वो सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर्स पे होंगे। कहाँ होंगे, कॉर्नर्स पे। जहां भी कॉर्नर दिखाई देगा हमें, उन कॉर्नर्स पर ही एटम्स होंगे।
उनको क्या बोलेंगे हम, प्रिमिटिव यूनिट सेल। जैसे एग्जांपल की हम बात करें तो देखो ये एक यूनिट सेल है, तो इसमें क्या होगा, इस कॉर्नर पे, इस कॉर्नर पे, इस ये जितने भी कॉर्नर आपको दिखाई दे रहे हैं, इन कॉर्नर्स पर ही एटम होंगे। तो इसका एग्जांपल है प्रिमिटिव यूनिट सेल का। और इसको हम कह सकते हैं सिंपल यूनिट सेल। इसको हम ये क्या, इसका दूसरा नाम हम कह सकते हैं सिंपल यूनिट सेल, जिसमें क्या होंगे, जो एटम्स होंगे वो कॉर्नर्स पर ही प्रेजेंट होंगे। उसके बाद में बारी आती है नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल्स की। इसके 3 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट वन होगा आपका फेस सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। इसमें क्या होगा, हर फेस के ऊपर एटम्स होंगे। जैसे इसकी हम बात करें तो इसमें ये फेस है, इस फेस पर यहाँ एटम होगा, कॉर्नर पे तो होंगे ही होंगे, लेकिन इसके फेस पे भी होंगे, यहाँ इस फेस पे, ये जो फेस है इसके सेंटर में, तो हर फेस पर क्या होंगे, एटम्स होंगे। जरा देखो कैसे कैसे ड्रॉ करेंगे इसको, वही मेथड, ये सबसे सिंपल मेथड है एक यूनिट सेल को ड्रॉ करने का। इन लाइंस को आप ज्वाइन कर दो तो ये इजीली एक यूनिट सेल बन गया। अब सबसे पहले इनके कॉर्नर्स पे एक एटम सेट करो। कॉर्नर्स कितने हैं इसके टोटल? 8, 4 ऊपर है और 4 ही कॉर्नर्स क्या है, नीचे। तो टोटल कॉर्नर्स कितने होंगे इसके? 8 होंगे। ये भी आपको दिमाग में रहना है। अब इसके फेस कितने बनेंगे टोटल? इसके फेस कितने होंगे? अगर मैं इसकी बात करूं, जरा देखो इसमें कितने फेस है, 1 2, ऊपर नीचे 2 हो गए, 1 2 3 और 4, और 4 फेसेस क्या है, साइड में। तो टोटल कितने फेस होंगे इसमें? 6 फेस होंगे, 6 फेस और 8 कॉर्नर। ये एक यूनिट सेल की खासियत होती है, भी 6 फेसेस होंगे इसमें और 8 कॉर्नर्स होंगे। क्लियर है ये बात? अब देखो इसमें कैसे हम बनाएंगे। सबसे पहले इस फेस की बात करते हैं। इसके सेंटर में हमने एक एटम ड्रॉ करना है। क्लियर है? फेस टू फेस लेके चलो आप। फिर ये फेस, इसका सेंटर देखो कहां, ये रहा। फिर इधर वाला फेस, इसका सेंटर ये रहा। फिर ये नीचे वाला फेस, इसका सेंटर ये रहा। अब ये सामने वाला फेस बच चुका है, तो इसका सेंटर ये रहा। टोटल कितने हो चुके हैं? 1 2 3 4 और 5। कौन सा बचा? एक लास्ट वाला फेस, ये वाला। ये फेस बचा है, तो इसका सेंटर बनता है ये वाला। तो इस प्रकार हमने इसके हर फेस के सेंटर में एक एक एटम रख दिया। तो ये बन गया आपका फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। इसके बाद में जो होता है वो होता है बॉडी सेंटर्ड। बॉडी सेंटर्ड। बॉडी सेंटर्ड में क्या होगा, कॉर्नर्स पे तो होंगे ही, लेकिन एक एटम इसके सेंटर में प्रेजेंट होगा, इसके सेंटर में। इसी में बना देते हैं। अब देखो इसका सेंटर पॉइंट कहां बनेगा, लगभग यहां बनेगा। देखो ये इसके भी सेंटर में आ रहा है, ये इसके भी सेंटर में, इसके भी सेंटर में, इसके भी सेंटर में, इसके भी, यानी कि हर एटम के ये सेंटर में आ रहा है, ये सेंटर पॉइंट। तो ये कौन सा होगा, बॉडी सेंटर्ड होगा। क्लियर है? ये बॉडी सेंटर्ड में क्या होगा, एक एटम बिल्कुल सेंटर में होगा। इनकी 3D इमेज भी मैं आपको दिखा देता हूं। जरा देखो, फेस सेंटर्ड की बात करेंगे तो कुछ इस प्रकार की अरेंजमेंट आपको दिखाई दे रही होगी। इसमें क्या है कि एक एक एटम कॉर्नर पे है और क्या होगा, इसके हर फेस के ऊपर एटम्स होंगे। तो ये है फेस सेंटर्ड। ये अब नेक्स्ट जो एग्जाम, उसके बाद में बॉडी सेंटर्ड। इसमें सिर्फ बॉडी के अंदर ही क्या है, आपको एक एटम दिखाई दे रहा है, कॉर्नर्स, और कॉर्नर्स के अलावा कहाँ है एक एटम, बॉडी के अंदर। तो ये होगा आपका बॉडी सेंटर्ड। उसके बाद में जो थर्ड वन है, यहीं लिख देते हैं, वो होगा एंड सेंटर्ड। क्या होगा, एंड सेंटर्ड। एंड सेंटर्ड में क्या होगा, इनके एंड के ऊपर, यानी कि जैसे ये एक यूनिट सेल है तो इसके इस सिरे पर और इसके इस सिरे पर, यानी कि दोनों एंड्स के ऊपर क्या होंगे, एटम्स होंगे, उन दोनों फेसेस के ऊपर। जैसे ये जो एग्जांपल आपको दिखाई दे रहा है, इसमें तो हर फेस के ऊपर है। अगर मैं इन सभी फेस में से हटा देता हूं, ये सिर्फ और सिर्फ कहां रखूंगा,
एक इस एंड के ऊपर और एक इस एंड पर क्या है, एटम्स प्रेजेंट है। इसके कॉर्नर पे तो है ही एटम्स, लेकिन इसके अलावा अगर इनके दो एंड्स है, जो दो सिरे हैं, यानी कि ऊपर वाला और ये बॉटम नीचे वाला, यहां अगर एटम्स हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे, एंड सेंटर्ड बोलेंगे। एक बार बना के दिखा देता हूं ताकि आपको बनाना आ जाए। इस तरह ड्रॉ करना है, इन लाइंस को आपने ज्वाइन कर देना है। थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए आपको, तभी आप इसको इजीली बना सकते हो। कॉर्नर्स पे एटम रखिए, कॉर्नर्स पे कितने एटम होंगे, 8। उसके बाद में एंड सेंटर्ड की बात कर रहे हैं, यानी कि इसके दोनों एंड्स पे, दोनों जो एंडिंग पॉइंट है, एक एटम इसके सेंटर में होगा और एक एटम इसके सेंटर में होगा। तो ये है आपका एग्जांपल एंड सेंटर्ड का। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है 7 क्रिस्टल सिस्टम एंड 14 ब्रेविस लेटिस। काफी इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, जरा गौर से समझिएगा। हमारे पास 7 टाइप्स के क्रिस्टल सिस्टम होते हैं। इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो यूनिट सेल होंगे वो 7 टाइप्स के होंगे। 7 टाइप्स मीन यानी कि उनकी अलग अलग शेप की अगर हम बात करें, कोई क्यूबिक शेप का होगा, कोई टेट्रागोनल होगा, इस प्रकार 7 टाइप्स होंगे इसके। और उसको भी फर्दर हम कैटेगराइज कर देते हैं। जैसे क्यूबिक है, ये आगे सिंपल, बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड होगा अकॉर्डिंग टू देयर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। एटम्स अगर बॉडी में आ गया तो बॉडी सेंटर्ड है, फेस के ऊपर आ गए तो वो फेस सेंटर्ड है। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। तो जो क्यूबिक है वो फर्दर क्या है, 3 टाइप्स के होंगे। जो टेट्रागोनल है वो फर्दर 2 टाइप्स के होंगे। ये जो अरेंजमेंट है, फर्दर जो डिवाइडेशन हमने किया है, इनको हम कहते हैं ब्रेविस लेटिस। इनको कहेंगे हम ब्रेविस लेटिस। ये होंगे 14 टाइप्स के। और ये जो स्ट्रक्चर्स हमारे पास आएंगे यूनिट सेल्स की, यानी कि क्यूबिक, टेट्रागोनल, ये इनको हम कहेंगे 7 क्रिस्टल सिस्टम। ये 7 टाइप्स के होंगे, तो वही हम डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहला है क्यूबिक। और कोई भी यूनिट सेल है उसको डिफाइन करने के लिए हमारे पास 6 पैरामीटर्स होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट वन होते हैं उसकी डिस्टेंसेस, यानी कि एजेस। जो एज की लेंथ होगी सबसे पहले वो होंगे ए, बी और सी, जिसमें ए, बी, सी तीनों की लेंथ इक्वल हो, यानी कि ये ए है, ये बी है और ये सी। अगर इन तीनों की लंबाई एक बराबर है, ये तीनों एक बराबर है, तो वो कौन सा होगा? क्यूबिक होगा। इसके अलावा एक कंडीशन और भी है इसके अंदर कि ये जो एंगल होंगे इन प्लेन के बीच में वो कितने रहने चाहिए? 90 डिग्री, यानी कि अल्फा, बीटा और गामा तीनों क्या होंगे? 90 डिग्री होनी चाहिए। तो कैसे, जरा देखो, ए और बी यानी कि लेंथ और ब्रेड्थ के बीच में जो एंगल होगा उसको बोलेंगे हम अल्फा। तो ये है अल्फा एंगल। उसके बाद में बीटा एंगल क्या होगा? जो ब्रेड्थ और हाइट के बीच में होगा, ये रही हाइट और ब्रेड्थ, ये जो एंगल है इसको क्या बोलेंगे हम? बीटा। लेंथ के बीच में, और ये लेंथ होगी देखो हमारी, और ये हाइट होगी, इसके बीच में जो एंगल बनेगा उसको हम क्या बोल देंगे? गामा एंगल। तो ये तीनों एंगल है। अगर ये तीनों के तीनों एंगल 90 डिग्री है और ये ए, बी, सी यानी कि इनके एजेस ये भी इक्वल है, तो एक क्यूबिक स्ट्रक्चर हमारे पास बनेगी, एक परफेक्ट क्यूब बनेगा। तो ये जो परफेक्ट क्यूब बन रहा है इसको फर्दर हमने डिवाइड किया है सिंपल में, बॉडी सेंटर्ड में और फेस सेंटर्ड में। ये आपको याद रखना है। क्यूबिक स्ट्रक्चर में सिंपल भी स्ट्रक्चर होगी, बॉडी सेंटर्ड भी होगी और फेस सेंटर्ड भी होगी। उसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है टेट्रागोनल। टेट्रागोनल में क्या होगा? एंगल तीनों के तीनों 90 डिग्री रहेंगे। अल्फा, बीटा और गामा तीनों एंगल क्या रहेंगे? 90 डिग्री। लेकिन यहां क्या है, एक इससे हम ये समझेंगे इसको कि इसके अंदर एक क्या है? रेक्टेंगुलर शेप बन रही है। कौन सी शेप बन रही है? रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर शेप में क्या होगा? जो एक साइड है वो बराबर नहीं होगी, एक साइड बराबर नहीं होगी। यहां पर ये ए और ये बी तो बराबर है, ये तो एक स्क्वायर की शेप दे रहे हैं ऊपर और नीचे, लेकिन ये जो हाइट है ना इसकी, ये थोड़ी ज्यादा है, यानी कि जो सी है वो ए और बी के बराबर नहीं होगा। तो इसके आधार पर कुछ इस प्रकार की हमारे पास स्ट्रक्चर बनेगी। मैं इसको ड्रॉ करके आपको दिखा देता हूं। एक रेक्टेंगुलर ड्रॉ करना आपने, और उसके जैसा एक रेक्टेंगुलर ड्रॉ और करोगे आप इस टाइप से, इनको आपस में ज्वाइन कर दो तो ये आपकी शेप बन जाएगी। क्लियर है? अब इसमें 2 टाइप्स होंगे, एक तो सिंपल और एक होगा बॉडी सेंटर्ड। सिंपल एंड बॉडी सेंटर्ड। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक में क्या होंगे? एंगल तो सारे के सारे 90 डिग्री होंगे, लेकिन साइड एक भी इक्वल नहीं होंगी।
और इसमें क्या ना जो ब्रेविस लेटिस बन रहे हैं वो 4 टाइप्स के हैं। कौन कौन से? सिंपल, बॉडी, फेस और एंड, यानी कि चारों के चारों टाइप इसमें आ गए और इसको आप आसानी से बना सकते हो। उसके बाद में नेक्स्ट है मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक में क्या होगा? मोनो का मतलब क्या होता है? सिंगल, यानी कि इसमें सिर्फ एक एंगल ही इक्वल होगा। अल्फा और गामा एंगल क्या है? 90 डिग्री के एंगल इक्वल है। बीटा 90 डिग्री के इक्वल नहीं है, ना कोई साइड आपस में इक्वल है। तो इसमें 2 टाइप्स होंगे, सिंपल और एंड सेंटर्ड। मोनोक्लिनिक में क्या होंगे? 2 टाइप्स होंगे, सिंपल और एंड सेंटर्ड। इस डायग्राम को हम कैसे बनाएंगे जरा गौर कीजिएगा। इसके अंदर जो बेसिक स्ट्रक्चर जो बनाएंगे हम कुछ इस प्रकार की बनाएंगे। इसके बाद में सेकंड भी कुछ इसी प्रकार, इनको ज्वाइन कर दो आपस में। ये बन गया आपका मोनोक्लिनिक। क्लियर है? नोट कर लो। क्रिस्टल सिस्टम के लास्ट 3 टाइप है, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल और ट्राइक्लिनिक। तो सबसे पहले बात करते हैं हेक्सागोनल के बारे में। तो हेक्सागोनल में क्या होगा? ए और बी तो बराबर होंगे, लेकिन सी साइड क्या है? बराबर नहीं होगी। इसी प्रकार अल्फा और बीटा 90 डिग्री और गामा एंगल होगा 120 डिग्री के बराबर। ये है इसका डायग्राम। और इन तीनों के अंदर ये खास बात क्या है हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल और ट्राइक्लिनिक में, कि इनमें सिर्फ सिंपल टाइप के ही ब्रेविस लेटिस हमें मिलते हैं, सिर्फ सिंपल टाइप के होंगे। जैसे ये हेक्सागोनल है तो इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार की बनेगी, रोम्बोहेड्रल की स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार की बनेगी और ट्राइक्लिनिक की स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार की बनेगी। जरा देखते हैं, रोम्बोहेड्रल में एबीसी तो बराबर होंगे, लेकिन एंगल क्या है? बराबर तो होंगे लेकिन 90 डिग्री के इक्वल नहीं होंगे। रोम्बोहेड्रल की ये खासियत है। उसके बाद में ट्राइक्लिनिक में कोई भी चीज़ बराबर नहीं है, यानी कि ना तो कोई साइड बराबर है और ना ही कोई एंगल इक्वल है। तो ये है ट्राइक्लिनिक। अब ज़्यादातर ये दोनों डायग्राम तो आपको बनाने आते होंगे, लेकिन इसमें दिक्कत आती है। इसको मैं आपको सिखा देता हूँ ये कैसे ड्रॉ होगा। इसके बाद में हम देखेंगे कि ये जो 7 सिस्टम और ये 14 ब्रेविस लेटिस है, इसको हम कैसे याद रख सकते हैं। इनको याद करना भी तो पड़ेगा हमें, तो वो याद करने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो के एंडिंग तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं हेक्सागोनल। तो अब इसको ड्रॉ करने का सिंपल सा एक बेसिक सा मेथड आपको बताता हूँ। देखो, जिनको पता है तो वो इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। अब हम क्या गलती करते हैं इसको ड्रॉ करते वक्त, कि ये दोनों साइड इक्वल रख लेते हैं। फिर क्या होगा, ये देखो, ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे के साथ कोलैप्स कर जाएगी, यानी कि जब इसको इक्वल रख लेंगे, हेक्सागोनल का मतलब क्या ना, हेक्सागोनल ड्रॉ करेंगे हम अच्छा सा। और अगर इन दोनों को हमने बराबर रख लिया, यानी कि आमने सामने रख लिया, फिर हमारा ये डायग्राम ड्रॉ नहीं होता। तो इसको ड्रॉ करने का एक स्पेशल मेथड है, वो आपको सिखा रहा हूं, जरा देखना भी कैसे इसको ड्रॉ करेंगे। ये ऊपर वाली लाइन, ये नीचे, उसके बाद में क्या है ना, ये दोनों पॉइंट जो ये और ये आमने सामने नहीं आने चाहिए, इनके बीच में गैप रहना चाहिए। अब यहां आपको इतना गैप दिखाई दे रहा होगा, काफी गैप हो गया। अब इसी प्रकार इधर गैप मेंटेन करना हमने। अब ये जो स्ट्रक्चर बनी है, इसी के रेफरेंस में हमारी नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनेगी। इसमें से लाइंस को नीचे ले आओ, आप ऊपर से शुरुआत करनी है। क्लियर है? अब इन लाइंस को नीचे ले आओ। बिल्कुल इजी मेथड है ये बनाने का, इसको बस हमें पता नहीं होता तो वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, बिल्कुल सिंपल सा डायग्राम। बस एक चीज अपने दिमाग में रखनी है कि ये चीज इक्वल होनी चाहिए, ये और ये इक्वल रहनी चाहिए, आमने सामने होनी चाहिए। तो इन पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देंगे इस तरह, और ये बन गया आपका हेक्सागोनल। एक इसके सेंटर में होता है एटम, तो वो सेंटर में ड्रॉ कर लेंगे। बाकी इसके कॉर्नर्स पे होंगे, यहां मैंने कॉर्नर्स में ड्रॉ नहीं किए, आप कर लीजिएगा। इसको हम ऐसे ज्वाइन कर देंगे, इसको सॉलिड फॉर्मेशन कर देते हैं इसकी। तो ये है आपका हेक्सागोनल। क्रिस्टल सिस्टम, हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम। इसमें क्या होगा,
ए इक्वल टू बी होगी लेकिन सी इक्वल नहीं होगी। अल्फा और बीटा 90 डिग्री के इक्वल होंगे और गामा 120 डिग्री का होगा। तो ये हेक्सागोनल सिस्टम है। इसके अंदर ये है इसका बेसिक यूनिट सेल। ये जो हमने हार्ड लाइन में ड्रॉ किया है ये इसका बेसिक यूनिट सेल होता है। इसमें 3 यूनिट सेल बनेंगे, एक ये और एक ये। तो नोट कर लेना इसको।